फिर से ये वीडियो एब्रप्टली बंद हुई, तो दोनों वीडियो लगातार अपलोड कर दिए मैंने। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि देखिए लैंड प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑफ J&K, यानी कि यहाँ पे जिस जिस लोगों को डोमिसाइल दिया जा रहा है उस डोमिसाइल के साथ उनको लैंड राइट्स क्या क्या दिए जाएंगे, ये इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा होगा। अभी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो कश्मीर वैली है वहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। लोगों को लग रहा है कि अब हमारे इलाके में बाहर के लोग आके रहने लगेंगे, हमारी जो कल्चरल यूनिकनेस है वो चली जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग सेफ एंड सिक्योर फील करें, ये जरूरी है। साथ साथ अगर कश्मीर वैली में और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेसेस को प्रमोट करना है तो भाई आपको लैंड लॉस को थोड़ा बहुत तो रिलैक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लैंड लॉस को स्ट्रिक्ट करोगे तो बिजनेस और इंडस्ट्री कैसे आके अपने धंधे को सेटअप करेंगे वहां पे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी देखते हैं क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में लैंड रिफॉर्म्स में चीज आपको काम आ जाएगी, सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी चीज आपको काफी काम आएगी। एक और छोटी सी न्यूज निकल के आ रही है, वैसे तो ये खैर बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। जो हरियाणा में सरकार है उसके अपोजिशन में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है इसकी वजह से फसलें बहुत बर्बाद हुई हैं, तो फार्मर्स को कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ का आप कंपनसेशन दीजिए। आपको बस याद ये रखना है कि व्हाइट फ्लाई की ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से हरियाणा स्टेट्स में प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये छोटी छोटी न्यूज है, आज तो वैसे भी कोई न्यूज नहीं है दोस्तों, इस पीपीटी को भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। हॉल्ट चार धाम प्रोजेक्ट, environmentalist petition मोदी। A group of 40 scientists, environmentalists and ecologists have written to हमारे प्रधानमंत्री साहब को इन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप चार धाम रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। चार धाम रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या है? एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। उत्तराखंड में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पिलग्रिमेज स्टॉप्स हैं, वहां जाने के लिए जो हिल रोड है ना, 900 किलोमीटर की जो हिल रोड है ना, इसको वाइडन करिए। अभी देखिए पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाई जाती हैं। अगर आप सड़कों को चौड़ी करोगे दोस्तों तो जो पहाड़ हैं वो थोड़े इकोलॉजिकली अनस्टेबल हो सकते हैं, तो हो सकता है जो लैंड स्लाइड्स की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाए, और पहाड़ों में अक्सर कर लैंड स्लाइड की प्रॉब्लम होती है। केरला में देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में कितनी सारी लोगों की जानें चली गई इस लैंडस्लाइड की वजह से। ये जब चार धाम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तो इसके खिलाफ एक पिटीशन चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी और उस कमेटी को क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट के सस्टेनेबल एग्जीक्यूशन के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार करो। इस कमेटी के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, जो हेड थे वो कौन थे? रवि चोपड़ा जी। अभी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई ना सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी कुछ बंटवारा सा होता नजर आ रहा है। पहले इस हाई पावर्ड कमेटी को बोला गया आप अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 तक सबमिट करिए, ये कोरोना से पहले की बात है। फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून तक इस साल में। अब दो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, एक है मेन रिपोर्ट और एक दूसरी रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि ये जो 19 मेंबर की कोर कमेटी है इसमें दो रिपोर्ट बनी, एक तो मेन रिपोर्ट बनी है जिसमें मिस्टर चोपड़ा ने अपने इनपुट दिए हैं और कुछ 3 और मेंबर्स ने अपने इनपुट दिए, ये मेन रिपोर्ट है। बाकी 16 मेंबर्स ने एक अलग ही रिपोर्ट दी है। अब मेन रिपोर्ट क्या बोलती है कि सड़क को एक लिमिट से आप ज्यादा चौड़ा नहीं कर सकते, सड़क को नैरो रखना चाहिए। जो 16 मेंबर वाली कमेटी है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, वो कह रहा है कि नहीं आप सड़क को चौड़ा कर सकते हो, वो सेफ है। तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। हाई पावर्ड कमेटी के हेड कौन थे? रवि चोपड़ा जी थे। इस कमेटी को बोला गया कि आप बताओ कि चार धाम प्रोजेक्ट के चलते अगर रोड को चौड़ा करते हैं तो कुछ नुकसान है। इस कमेटी के अंदर बंटवारा हो गया। इस कमेटी में 19 में से 16 लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो रोड चौड़ा करने वाली बात है ये बिल्कुल सेफ है, आप रोड चौड़ा कर सकते हैं। और जो रवि चोपड़ा जी हैं और उनके साथ 3 और मेंबर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया रोड नैरो रखो, रोड को चौड़ा करने में नुकसान है, लैंडस्लाइड्स की जो अकरेंस है वो बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये चीज है यहां पे। अब देखिए मिस्टर चोपड़ा यहां पे क्या बोल रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा ने एक लेटर लिखा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को और उन्होंने बोला कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है वन साइडेड व्यू लेने के लिए, यानी रिपोर्ट में एक तरफ की बात को लिखने के लिए मिस्टर चोपड़ा के ऊपर प्रेशर आ रहा है। मिस्टर चोपड़ा साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर इस रोड को आप एक लिमिट से ज्यादा चौड़ा करोगे तो लोगों की जानों पे आ सकती है। जो ओवरऑल इकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके साथ आप ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो खतरनाक हो सकते हैं।
और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि ये जो लेटर लिखा है मिस्टर चोपड़ा साहब ने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, इसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है इस चीज को लेकर। कमिटी को किसने अपॉइंट किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑब्वियस ही बात है, इस लेटर के दम पे सुप्रीम कोर्ट को यह तो पता चल जाएगा कि अगर इस हाई पावर्ड कमिटी का चेयरमैन ही ये बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रेशराइजेशन आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इश्यू सीरियस है। यहां पे बात क्या है? यहां पे बात यह है प्रोटेक्टिंग द हिमालयाज। हिमालय को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अभी 4 धाम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक लिमिट से ज्यादा चौड़ा कर दो रोड्स को, उससे हिमालय की लोकल जियोलॉजी को भी नुकसान पहुंचे, लोगों की जिंदगी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो सही नहीं है। ऐसा बोलना है कुछ लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का क्या बोलना है कि भाई रोड को चौड़ा करना सही है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है ये हमको मंडे को पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में ये चीज आपको काम आएगी। इंटरनेशनल रिलेशन पे चलते हैं। जी जिनपिंग जी का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला हम इम्प्रेग्नेबल वॉल बनाएंगे तिब्बत के लिए, यानी हमारे जो तिब्बत के बॉर्डर है उसके बॉर्डर डिफेंसेस को हम सॉलिडिफाई करेंगे, हम तिब्बत की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, इसके लिए हम एक इम्प्रेग्नेबल वॉल बनाएंगे। सेंट्रल कमिटी के 2 दिन की मीटिंग चल रही थी, वहां पे ये जो स्पीच है ये जी जिनपिंग ने दी। इन्होंने बोला कि सिनिसाइजिंग तिब्बतन बुद्धिज्म, यानी तिब्बत में जो बुद्धिज्म है उसको हम सिनिसाइजिंग करेंगे। सिनिसाइजिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक चाइनीज इन कैरेक्टर और ब्रिंग अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस। ओके, तो बॉर्डर डिफेंसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात कर ही रहे हैं, ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि यहां के लोगों के अंदर पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स लाना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको पैट्रियोटिक एजुकेशन देना बहुत जरूरी है ताकि ये सेपरेटिज्म की तरफ ना भागे, ये अपने आप को एक चाइनीज सिटीजन समझे। तो अब आप देखिए कि इंडिया से इन क्लैशेस के बाद और कहीं पे भी इन बातों में इंडिया का नाम नहीं लिया गया। इंडिया से जो रिसेंटली गलवान वैली में क्लैशेस हुई हैं, उसके बाद आप देखिए जो चाइना के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इन बॉर्डर इलाकों में आ रहे हैं, जैसे कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करने के लिए तिब्बत में एक विजिट करी थी। और उसके बाद जी जिनपिंग का यह स्टेटमेंट आया है इम्प्रेग्नेबल वॉल फॉर तिब्बत को लेके। पैट्रियोटिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं जी बोल रहे हैं कि भैया हमें चाइना की यूनिटी को बचा के रखना है, हमें अपनी नेशनल यूनिटी पे फोकस करना है, इसलिए जरूरी है कि देश के हर हिस्से में पैट्रियोटिक एजुकेशन फैलाई जाए, इंक्लूडिंग तिब्बत। स्वीडन से दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है, और स्वीडन में कहां से निकल के आ रही है? माल्मो से। एक बार के लिए अगर आप नक्शा देखो तो ये आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नजर आ रही है। यहां पे आपको दिख रहा है नॉर्वे, ये स्वीडन, और इधर आपको दिख रहा है फिनलैंड। ये जो नॉर्वे है इसकी बाउंड्री स्वीडन से भी लग रही, फिनलैंड से भी लग रही। इधर जो फिनलैंड है वो आपका रशिया से बाउंड्री बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये सोवियत यूनियन दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में अब रशिया हो चुका है। ये लेनिनग्राड जिसको आप बोलते हो सेंट पीटर्सबर्ग आज की डेट में, और यहां पे ये जो दिख रहा है ये है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, ये रहा आपका स्वीडन का माल्मो शहर। दिस इज बेसिकली माल्मो। यहां पे ये जो रिसेंट दंगे भड़के हैं वो इसी जगह पे भड़के हैं। 10 लोगों को स्वीडन पुलिस ने अरेस्ट किया। अब किसको अरेस्ट किया, कितने लोगों को चोट आई है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि डेनमार्क में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम है रास्मुस पालुदान। ये रास्मुस पालुदान जो भी स्पीच वगैरह देते हैं वो स्पीच थोड़ी एंटी मुस्लिम होती है। तो ये डेनिश पॉलिटिशियन है, डेनिश मतलब डेनमार्क के पॉलिटिशियन है, और इनका क्या एम रहता है कि हाँ भाई राइट विंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी वहां पे राइट विंग अप्रोच क्या हो जाएगी? क्रिश्चियन धर्म के सपोर्टर, यानी आप एंटी इस्लाम हो जाओ। तो भाई ये एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट्स देते हैं, डेनमार्क में तो देते ही हैं, ये स्वीडन में भी माल्मो में आके अपनी एक रैली कराने वाले थे। ओके, अभी क्या था कि फ्राइडे के दिन ये आने वाले थे और उस दिन मुस्लिम सब्यत की भी वीकली प्रेयर्स थी। अब बिल्कुल इन्होंने जो अपनी टाइमिंग सेट कर रखी थी आने की वो कुछ इस तरीके से कर रखी थी कि दंगे भड़क जाएं। स्वीडन की पुलिस को पता चल गया। स्वीडन की पुलिस ने बोला कि आप यहां पे ये सब काम नहीं कर सकते, और माल्मो को 2 साल के लिए स्वीडन में घुसने से मना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है ना कि देखिए रास्मुस पालुदान के सपोर्टर्स केवल डेनमार्क में ही नहीं स्वीडन में भी है। तो स्वीडन में एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा था जो रास्मुस पालुदान का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे इस क्राउड को यह पता चला कि स्वीडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने रास्मुस पालुदान को स्वीडन में आने से रोक दिया है, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया कि द होली कुरान की कॉपी को खुलेआम जला दिया। अब उसके बाद वहां पे बवाल भड़क गया। ओके, तो ये देखने वाली बात है कि भाई स्वीडन जैसी कंट्री जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इतनी आगे है, और उसके बाद भी वहां पे भी इस तरीके की चीजें डोमिनेट करती। तो मतलब केवल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश
और ये जो गल्फ कंट्रीज है केवल यहीं पे धर्म का इशू डोमिनेंट नहीं है, आप स्वीडन जैसी कंट्रीज में भी धर्म के इशू को डोमिनेंट देख सकते हो। जरूरी है कि आज की डेट में टॉलरेंस को हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि टॉलरेंस के दम पे ही हम लोग नेशनल यूनिटी को मीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इजराइल के साथ यूएई की डील हुई थी। फॉर्मली जो इजराइल का बॉयकॉट था वो यूएई ने बंद कर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रूलर ने एक डिक्री इशू की है और इजराइल के साथ ऑफिशियल रिलेशन शुरू हो चुके हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स अब तेजी से यूएई और इजराइल के बीच में शुरू हो जाएगा। बहुत सारी तरीके की जो टेक स्टार्टअप्स हैं एक दूसरे के सिटीजन दूसरी कंट्री में खोलेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, बहुत सारी चीजें अब यहां पे होने वाली हैं। फाइनली एक लास्ट आर्टिकल, प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी टी सेल्स में ओनली रिड्यूस कोविड-19 सीवियरिटी, डू नॉट प्रिवेंट री इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन। 5 पेपर्स पब्लिश हुए अलग अलग रेप्यूटेबल जर्नल्स में, नेचर, साइंस, सेल, साइंस इम्यूनोलॉजी। इसमें यह बोला गया है कि देखिए ये जो कोरोना वायरस है जिसको अभी आप बोलते हो SARS-CoV-2, ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स पहले भी आ चुके हैं। पहले के जो स्ट्रेन्स थे वो इस वाले कोरोना वायरस से थोड़े कम इन्फेक्शियस थे, थोड़े कम खतरनाक थे, बट वो भी एग्जिस्टेंट थे। अभी बात यह है दोस्तों कि पहले जो कोरोना वायरस फैला था वो भी बहुत सारे लोगों में फैला है। अभी जब पहले का जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन था, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको आप बोलते हो SARS-CoV-2, इसलिए इसको बोला था नोवल कोरोना वायरस। मतलब ये पहला कोरोना वायरस नहीं, इससे पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है। तो इससे पहले के कोरोना वायरस ने भी कुछ लोगों को इन्फेक्ट किया था और उन लोगों ने उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली। उस इम्यूनिटी में कुछ मेमोरी टी सेल्स डेवलप हुई। अब ये जो मेमोरी टी सेल्स थी, अब जिन लोगों को कोरोना वायरस होगा और उनके पास मान लीजिए पहले से ये मेमोरी टी सेल्स हैं, तो कुछ हद तक ये मेमोरी टी सेल्स इस नए कोरोना वायरस की सीवियरिटी को रोक सकती हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, फिर से समझाता हूं। पहले जो कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स थे, अगर उन्होंने किसी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट किया होगा तो उस ह्यूमन बीइंग ने इम्यूनिटी डेवलप की होगी। ओके, उसके आगे के जो बच्चे वगैरह हुए होंगे उन्होंने भी इम्यूनिटी डेवलप की होगी पहले वाले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से। उसके चलते उनके अंदर कुछ मेमोरी टी सेल्स बची होंगी। अब अगर उन लोगों को ये नया नोवल कोरोना वायरस अफेक्ट करता है तो देखिए इन्फेक्शन तो होगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी टी सेल्स से चलते इस नए कोरोना वायरस से पूरी तरीके से बच जाएंगे ये लोग, लेकिन अगर नोवल कोरोना वायरस इन लोगों को होता है तो इन लोगों के अंदर कोरोना वायरस की जो सीवियरिटी है, जो कोरोना वायरस के इल इफेक्ट्स हैं, वो थोड़े कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट पीपल विद अ हाई लेवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी CD4+ T cells that recognize novel coronavirus could mount a faster and stronger immune response। मतलब कि नोवल कोरोना वायरस इन लोगों को हो सकता है जिनके पास पहले से टी सेल्स हैं, लेकिन इन लोगों का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत तेजी से और स्ट्रॉन्गर तरीके से वापस आएगा और नोवल कोरोना वायरस से जो डिजीज सीवियरिटी है उसको थोड़ा लिमिट कर देगा। लेकिन नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं रोकेगा। नोवल कोरोना वायरस पुराने वाले जिन लोगों के पास टी सेल्स हैं, पुराने वाले कोरोना वायरस से उन्होंने जो इम्यूनिटी ली है, उसके बाद भी नोवल कोरोना वायरस उनको इन्फेक्ट कर सकता है, बट उस इन्फेक्शन की डिजीज सीवियरिटी कम होगी अगर एक पर्सन के पास पहले के टी सेल्स हैं जो पहले के कोरोना वायरस की इम्यूनिटी के उनके बॉडी के अंदर डेवलप हुए थे। समझ गए दोस्तों? तो ये एक नई चीज है, मेमोरी टी सेल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इशू है साइंस एंड टेक का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज बहुत लिमिटेड न्यूज थी तो जल्दी मैंने न्यूज को खत्म किया है। 2 वीडियोस बन गई उसके लिए सॉरी, पर क्या है दोनों साथ साथ मिल गई तो आप पढ़ ही सकते हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।